नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तृतीय वर्ष कला प्रश्नपत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत हम इकाई नंबर 1 इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पिछली तासिका में भाषा की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। उसको हम अब इस तासिका में कंटिन्यू करते हैं। इसमें पिछली तासिका में हमने भाषा की विशेषताओं में 9 विशेषताएं देखी थी। उसके आगे की जो कुछ भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन हम अब इस तासिका में करने वाले हैं। तो इसमें भाषा की विशेषताओं में अगली विशेषता है भाषा अनिवार्य एवं सर्वव्यापक है। भाषा जो है वह सबके लिए अनिवार्य रूप में रहती है, क्योंकि समाज में रहते समय किसी न किसी से व्यवहार करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। भाषा परंपरागत होने के कारण यह अनिवार्य है। व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध होता है। व्यक्ति भाषा को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। समाज में अपने व्यवहार को पूरा करने के लिए उसे कोई न कोई प्रकार की भाषा जो है वह स्वीकार करनी पड़ती है। उसके सिवा वह अपना व्यवहार जो है एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता। इसे भाषा की अनिवार्यता कहा जाता है। व्यक्ति के अस्तित्व के साथ साथ ही भाषा का भी अपना अलग अस्तित्व होता है। व्यक्ति का संबंध या व्यक्ति समाज का संबंध भाषा के बिना कदापि संभव नहीं हो सकता। वह असंभव है भाषा के बिना। अर्थात जहाँ व्यक्ति है वहाँ पर भाषा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए यह भाषा जो है वह ज़रूरी होती है। इसलिए यह अनिवार्य बात मानी जाती है। इसलिए भाषा को सर्वव्यापक कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो भाषा में समाहित नहीं है, यानी कि सभी प्रकार की बातें उसमें आ जाती है। उसका स्वरूप जो है वह अत्यंत विराट एवं व्यापक माना जाता है। मनुष्य के मनन, चिंतन तथा भावाभिव्यक्ति का मूल माध्यम जो है वह भाषा है, और यह भी भाषा की सर्वव्यापकता का एक प्रबल प्रमाण माना जाता है। इसलिए भाषा की विशेषताओं में भाषा अनिवार्य एवं सर्वव्यापक है, यह विशेषता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके आगे की विशेषता है भाषा सतत प्रवाहमयी है, यानी कि भाषा सतत गतिशील होती है। मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जल स्रोत नदी से की जाती है, जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार वह बढ़ती रहती है। अपने मार्ग में वह कहीं सूखती नहीं है। समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक वह गतिशील है। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्णतः निश्चित है, यानी कि जब तक मनुष्य इस भूमि तल पर है तब तक इस भाषा का अस्तित्व जो है वह स्थायी रूप से रहेगा। किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा भाषा में अल्पाधिक परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु उसे समाप्त करने की किसी में शक्ति नहीं होती है। भाषा की परिवर्तनशीलता को व्यक्ति या समाज द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसलिए यह विशेषता भी भाषा की विशेषताओं में शामिल की जाती है। अगली विशेषता है भाषा का संप्रेषण मूलतः वाचिक होता है। भाषा भाव
अपने हमारे मन के जो भाव होते हैं वह संप्रेषण, उनका संप्रेषण सांकेतिक, आंगिक, लिखित और यांत्रिक आदि रूपों में होता है। किंतु इनकी कुछ सीमाएं हैं, अर्थात इन सभी माध्यमों के द्वारा पूर्ण भावाभिव्यक्ति जो है वह संभव नहीं है। स्पर्श तथा संकेत भाषा तो निश्चित रूप से अपूर्ण है, साथ ही लिखित भाषा से भी पूर्ण भावाभिव्यक्ति जो है वह संभव नहीं हो पाती। वाचिक भाषा में आरोह, अवरोह तथा विभिन्न भाव भंगिमाओं के आधार पर सर्वाधिक सशक्त भावाभिव्यक्ति संभव होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वाचिक भाषा को सजीव तथा लिखित आदि भाषाओं को सामान्य भाषा कहते हैं। वाचिक भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में होता है। अनेक अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा से अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि उसको जानते नहीं है, किंतु वाचिक जो भाषा होती है, वाचिक भाषा का वह सहज, स्वाभाविक तथा आकर्षक प्रयोग जो है वह करने लगते हैं। इसलिए यह विशेषता जो है भाषा का संप्रेषण वाचिक, मूलतः वाचिक होता है। यह भी विशेषता भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके आगे की विशेषता है भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। कोस कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। इस उक्ति के अनुसार 8 कोस फासला चले जाने पर भाषा में परिवर्तन आने लगता है, यानी कि भाषा बदलती जाती है। यानी कि हम 8 कोस अगर चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की भाषा बोली जाएगी। उसी तरह से यह भाषा की भौगोलिक सीमा जो है वह होती है। अर्थात उच्चारण शैली में भी थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। हर भाषा की स्थान और काल की दृष्टि से सुनिश्चित सीमाएं हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंदर मराठी भाषा की सीमाएं हैं। हमारे देश में भाषावार प्रांत रचना हुई है, अतः भाषाओं की सीमाओं को लेकर कोई संभ्रम की स्थिति नहीं है। हर द्वीप में जितने देश हैं उन देशों की भौगोलिक सीमाएं ही उन देशों की भौगोलिक सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब भाषा अपनी सीमा तक प्रभावी रहती है। सीमा के बाद वह प्रभावहीन बन जाती है। यानी कि महाराष्ट्र में अगर मराठी बोली जाती है तो वह महाराष्ट्र की सीमा के बाहर जाकर वह भाषा उतनी प्रभावित नहीं रहती, वह प्रभावहीन बन जाती है। सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है। परिवर्तन जो है वह भाषा का अनिवार्य क्रम है। उसके परिणाम स्वरूप भाषा में विविधता आ जाती है। इसी कारण एक युग की भाषा दूसरे युग की भाषा से भिन्न होती है। भाषा नैसर्गिक नियम से परिवर्तित होना चाहती है और मनुष्य उस परिवर्तन को रोकना चाहता है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता रहता है। उसे स्थिर बनाने का प्रयास ही मानक रूप को जन्म देता है। मानक रूप में व्याकरण की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। मानक रूप का प्रयोग प्रदेश के शासन के सभी प्रकार के कामकाज के लिए किया जाता है। इसलिए यह विशेषता जो है भाषा का एक स्थिर और मानक रूप होता है, यह भी भाषा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। अगली विशेषता है भाषा संयोगावस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। मतलब भाषा जो है
प्रायः संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिली हुई, मिले होने की स्थिति। जैसे लक्ष्मण गच्छति, तथा वियोग का अर्थ है दूर जाना या अलग होना। वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे लक्ष्मण जाता है। संस्कृत में गच्छति संयुक्त रूप से काम चल जाता था, पर हिंदी में जाता है का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात संस्कृत भाषा संयोगावस्था की है और इससे विकसित हिंदी तथा अंग्रेजी जो भाषा है वह वियोगावस्था की भाषाएं मानी जाती है। संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी की अपेक्षा बहुत प्राचीन भाषा है, अतः स्पष्ट होता है कि भाषा की विशेषता है संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाना। यह भी विशेषता इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके आगे की विशेषता है प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना मानी जाती है, अर्थात प्रत्येक भाषा का ढांचा पूर्णतया स्वतंत्र होता है, जिसके कारण किन्हीं दो भाषाओं का ढांचा एक समान नहीं होता, वह अलग अलग प्रकार से होता है। ध्वनि, शब्द रूप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि से दो भाषाओं में इसी कारण अंतर आ जाता है। जैसे हिंदी में 2 लिंग है, गुजराती में 3, हिंदी में 2 वचन है, संस्कृत में 3। इस प्रकार प्रत्येक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा से भिन्न तथा अलग होता है। इस प्रकार भाषा के अभिलक्षण के साथ ही भाषा की प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर भी इसलिए प्रकाश डाला गया कि मानवीय भाषा की पृथकता के साथ भाषा की प्रवृत्तियों को समझना सहज होगा। उसका सहज स्वभाव ही उसकी विशेषताएं हैं जो सभी भाषाओं में प्राप्त होती है। इस प्रकार से भाषा की विशेषताएं जो है वह देखी जाती है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगली तासिकाओं में हम आगे के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।